देता है, एक पहचान देता है, आप उसी को गौन कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि इतिहास में उन चीजों को बारीक, उन चीजों को लेके आपने एक गलत नैरेटिव किया है, तो इस दौर में नरेंद्र मोदी ने उस इतिहास की गलतियों को दूर करने का एक प्रयास किया है। तो इसलिए आज काशी तमिल संगमम आप वहां देख रहे हैं, बनारस में देख रहे हैं, तो आज आप यूपी चले जाएं, गुजरात चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, हर धर्म के जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक बल मिला है, उनको दुनिया के सामने मिला है। और इसका फायदा हुआ है निखिल कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देखिए कि इस बार अयोध्या में आने वाले लोगों की तादाद जो है वो कई लाख तक पहुंच गया है सिर्फ इस अभी के रामनवमी में। आप इस बार देख लीजिए कि दर्शन में आज आप वहां आप चले जाइए, ये जम्मू कश्मीर चले जाइए, तो वहां एक माता वैष्णवी के दरबार में 1.5-2 करोड़ के लोग वहां आते हैं, जो उस राज्य के इकोनॉमी का वो सबसे बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है। तो ये एक सिर्फ धार्मिक आस्था और विश्वास की बात नहीं है, इसके साथ समाज जुड़ता है, इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म बनता है, इसके साथ जो भी आते हैं यात्री वो कहीं ना कहीं किसी के लिए टूरिस्ट बनते हैं। जी विनोद जी, मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि प्रधानमंत्री का काफिला जारी है और रोड शो में तमाम लोग एक तरह से इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं और समाज का कोई भी वर्ग हो इस रोड शो में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। और देखिए इस वक्त 7 बजे शाम हो चुकी है और लोग के पास लोग ये चाहते हैं कि वो इस अभूतपूर्व रोड शो के जरूर गवाह बने। और जैसा कल हमने देखा भी था कि कल कितनी बड़ी संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए थे और एक तरह से आज उसी को परिलक्षित करते हुए उसी को एक तरह से हम दोबारा देख पा रहे हैं, उसी जोश को, उसी जज्बे को। और प्रधानमंत्री ने एक बार जब वो जब साधारण कार्यकर्ता थे तो उन्होंने एक बार कहा था सालों पहले कि पग में चक्कर, जीभ में शक्कर, सर पे बर्फ और दिल में हाम। इसका मतलब अगर हम समझे कि सक्रिय बने रहो, बेकार मत बैठो और अपने कार्य में तेज रहो, हमेशा अच्छी बातें कहो, कड़वा मत बनो, शांत दिमाग के साथ काम करो और दिल में हिम्मत रखो। और प्रधानमंत्री जो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, सक्रिय हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो ये उसी बात को एक तरह से चरितार्थ करना है। विनोद जी, इसी बात को मैं समझना चाहूंगा कि एक कार्यकर्ता से लेके और तमाम देश में उन्होंने चुनावी जो कहते हैं समीकरण, चुनावी रणनीतियां बनाई और एक तरह से उस पर अपनी महारत हासिल की। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है, आप बेहतर जानते हैं विनोद जी, कि एक ऐसी चुनावी तंत्र बीजेपी ने स्थापित किया है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कि वो कई बार इनविंसिबल या कहें कि उसे मात करना बेहद मुश्किल है। क्या गुजरात उस मॉडल की तरह निकल कर सामने आया है कि भले ही नए पार्टियां आ जाएं, नए दावेदार आ जाएं, लेकिन उस जीत की संभावना पर किसी को भी, किसी एजेंसी को शक भर नहीं होता? वो भी मैं आपको कल का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस के एक लीडर का बयान सुनाता हूं कि उन्होंने मीडिया पे सीधे आरोप लगाया था और उन्हें कहा था कि राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इतने बड़ी यात्रा को मीडिया ने कवरेज नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो को दिखाने के लिए सारे मीडिया के सारे चैनल्स लगे हुए। अब आप देखिए कि इसके पीछे वो तो सीधे सीधे मीडिया पे ये आरोप लगा के वो अपने चीजों को एक तरह से आप कह रहे हैं कि एक्सक्यूज कर अपने नेता को ले रहे हैं कि वो ये रीजन बता रहे हैं कि पीएम के लिए वो सारे मीडिया का अटेंशन है और राहुल गांधी की भारत यात्रा की तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है जो आपने कहा है ओपी, कि अब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब वो रोड शो है, उस रोड शो में जो लोगों का वो हुजूम है, लोगों का जो उत्साह है, लोगों की जो भीड़ की वो जो ये उमंग है, तो आप ये एक दिन में नहीं होता। एक दिन में ये चीजें संभव नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी एक दिन में नहीं बना है, ये 50 साल की नरेंद्र मोदी की तपस्या है। एक साधारण कार्यकर्ता से बनते बनते नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप ये जान लीजिए कि उनके पीछे उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट का और पब्लिक रीच आउट का सबसे बड़ी ताकत है। एक कार्यकर्ता, जब आपने बताया, एक कार्यकर्ता से, एक महासचिव से और एक पार्टी के
चीफ मिनिस्टर से एक के रूप में और एक बाद प्रधानमंत्री के रूप में। तो आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी कभी भी अपने उस समाज, अपने लोग और अपने उन चीजों से अलग नहीं हुए हैं। आप चाहे हिमाचल के इलेक्शन में चले जाइए, आप चाहे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में चले जाइए, आप हरियाणा के इलेक्शन में चले जाइए, हर मंच से आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर अपने उस दौर के 4-5 नेताओं का नाम लेते हैं, 5-6 जगहों का नाम लेते हैं, लोगों को पूछते हैं कि वो नेता कहाँ है, वो लोग कहाँ है। तो ये कनेक्शन जो उनका है, बरसों बरस की उनकी तपस्या है, जिस कनेक्शन का फायदा और जिस कनेक्शन का लाभ जो है उनको इन शो में मिलता है, इन रैलियों में मिलता है कि अक्सर लोग उनको सुनने और उनको देखने के लिए चले आते हैं। वो लोग जो 20 साल पहले नरेंद्र मोदी को हिमाचल के उन पहाड़ों पे देखा था, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में उनको, हरियाणा में उनको एक महासचिव के रूप में काम करते हुए देखा था। तो ये कांग्रेस के लोग इन चीजों को नजरअंदाज करने के लिए अपना नैरेटिव बनाते हैं कि मीडिया के लोग उनको, ये मीडिया कोई नरेंद्र मोदी को एक्शन नहीं कर रहा है, मीडिया का वो लोगों में जो अट्रैक्शन है वो मीडिया की एक टीआरपी है। लोगों में जो उमंग है उसको टीवी में एक करते हैं, वो फ्रेम देते हैं, तो लोग उसको देखते हैं। चाहे भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, इस रोड शो को लोग देख रहे होंगे, उसको लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। जब उस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग जुटते हैं, लोगों की भीड़ में वो एक उमंग दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि भारत का जो शाश्वत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो इसी से जीता है। और इस बात की चीज को हर बार नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जीता है, यही भारत की शाश्वत पहचान है। जी, निश्चित तौर पर विनोद जी, एक बात और जो सामने निकल कर आती है कि प्रधानमंत्री का कनेक्ट यूं ही नहीं बनता। दरअसल वो लोगों की नब्ज भी समझते हैं, जानते हैं, चूंकि जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं। और यही वजह है कि छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को वो उठाते रहे हैं, उनको महत्व देते हैं। जैसे अभी जब सांस्कृतिक आध्यात्मिक उन्नयन की बात हो रही थी, तो एक बात और सामने आई है कि इतिहास में जो हमारे गुमनाम नायक रहे हैं उनको उठाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, बेटियों को बचाने, उनको पढ़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज से जुड़े हुए जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद कभी राजनीति का विषय नहीं होते थे, आज उनको भी प्रधानमंत्री ने एक विमर्श दिया है, उसको भी विमर्श का विषय बनाया है। क्या कहेंगे आप? निखिल जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे एक लाइन दिया है, और वो लाइन है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो विमर्श करके और लोगों की भागीदारी करके जो इन सारी चीजों को आपने गिनाया है, उसमें स्वच्छता भी एक चीज है जी। स्वच्छ भारत आंदोलन को, स्वच्छ भारत अभियान को जो लोग जिस तरह से उसको नैरेटिव बनाए, लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया के इतिहास में स्वच्छ भारत आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। सबसे बड़ा मूवमेंट इसलिए माना जाता है निखिल कि ये गौर करने की चीज है कि जहां यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो उनका लक्ष्य था 2035 का, कि पूरे दुनिया को ओपेनिफिकेशन फ्री बनाना है, यानी खुले में शौच से मुक्त करना है। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के उस गोल को 2019 में 5 साल में पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो लोगों की भागीदारी है जो नरेंद्र मोदी के इस अभियान में शामिल हुए हैं। तो मतलब इसका कहने का है कि इस देश में जो सामाजिक भागीदारी का आप आंदोलन देख रहे हैं, स्वच्छता जो है, स्वच्छता सत्याग्रह, महात्मा गांधी के 1919 का सत्याग्रह 2019 में जब आपने देखा कि उसको स्वच्छाग्रह बन के लोगों के सामने में है, तो 100 साल के बाद इस देश की उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने में रखा था कि यहाँ के लोग जब मिलते हैं, यहाँ जब जन भागीदारी बढ़ती है, तो यहाँ देश में कुछ भी नया परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कभी अंग्रेजों को भगा दिया था, इस परिवर्तन में देश को स्वच्छ कर दिया था। और ये स्वच्छता के जो सूत्रधार थे वो नरेंद्र मोदी थे, उस देश के भगाने वाले जो सूत्रधार थे वो महात्मा गांधी थे। तो आप कह सकते हैं कि वो उन चीजों को जिया है, उसमें देश के जो लोगों की ताकत को साथ में लेके चलने का जो महात्मा गांधी का कभी अनुभव रहा होगा, उस अनुभव को लेकर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में ये बिहेवियर चेंज का मूवमेंट बनाया और आपके गांव शहर ओपेनिफिकेशन फ्री हो गया, एक खुले में शौच से मुक्त हुआ है। तो ये इन चीजों को आपको रखना होगा, ये लोगों की ताकत है और इस ताकत को नरेंद्र मोदी ने पहचाना था। जी विनोद जी बने रहे हमारे साथ और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री का ये रोड शो अहमदाबाद की सड़कों पर जारी है और प्रधानमंत्री तमाम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का हुजूम सड़क के दोनों ओर मौजूद है
समाज के तमाम वर्ग के लोग, तमाम जाति धर्म के लोग वहां मौजूद हैं। और ये बेहद अनोखा मौका होता है जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद, गुजरात पहुंचते हैं, तो एक तरह से लोग अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी उनसे उनके अभिवादन को एक तरह से बटोर लेना चाहते हैं। लोग अपनी यादों में कुछ जोड़ लेना चाहते हैं और वही मौका अहमदाबाद वासियों को एक बार फिर से मिला है। और ये करीब 10 से 15 किलोमीटर का ये जो रोड शो है अहमदाबाद की सड़कों से गुजरते हुए सरसपुर तक पहुंच रहा है। और वहां पे वहां पे विक्रम मील कंपाउंड है, वहां पे चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पे लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और आज दिन की बात करें निखिल, तो आज इससे पहले प्रधानमंत्री 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह में आज कंकरेज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद पाटन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, फिर आनंद के सोजित्रा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अब चौथी जनसभा की ओर प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उस संबोधन का भी इंतजार होगा। विरोध जी, एक खास बात है कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधन जो पिछली 3 रैलियां हुई हैं कर रहे थे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया कि किस तरह से इस जमीन के सुपुत्र, देश के सुपुत्र, बड़े नेता, महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये उनके हिस्से में आया ये सुकर्म कि उन्होंने सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की और एक तरह से जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, इस धरती के इस जमीन के बेटे को मिलना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिल पाया था। एक तरह से वो उस गुजराती अस्मिता की बात को एक बार फिर से दोहराते हुए दिखते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को पिछले चुनाव में भी 2017 में सामने लाया गया था और एक बार फिर से हम देख रहे हैं। क्यों ये मुद्दा बार बार याद रखना जरूरी है? वैसे इसको तो आप इस रूप में देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नेशनल इंटीग्रेशन में, जब आप कहते हैं 1947 की बात जब स्थिति बनी थी और सारे जितने जो स्टेट थे उनमें स्टेट को जो विलय कराने की बात सवाल जब आया था इस देश के सामने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको इस देश में आज तक कम से कम इस बात के लिए तो कृतज्ञता तो जरूर रहा करेगा कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये संपूर्ण भारत का वो एक गौरव देने वाले में सरदार पटेल की सबसे अग्रणी भूमिका थी, जो सारे छोटे छोटे स्टेट का विलय हुआ था। मैं सिर्फ इसमें प्राइम मिनिस्टर जो आज कह रहे थे वो अपनी एक भावना को व्यक्त कर रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले इंदिरा गांधी को इस देश में भारत रत्न के रूप में देखा, कांग्रेस के नेहरू जी को भारत रत्न के रूप में देखा, सारे प्राइम मिनिस्टर जो परिवार से हुए उनको भारत रत्न के रूप में देखा। लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न के उस काबिल में नहीं थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन नहीं बनता था कि कांग्रेस की इन पीढ़ियों को याद रहे कि सरदार वल्लभ पटेल के साथ में मिसिंग हुई है, या उनको हमने भूला है, या वो कृतज्ञ जो राष्ट्र है उसके साथ ये बेईमानी है? तो ऐसे बहुत से सारे ऐसे ये चीजें हैं। जब कभी भी वो इस बात का दूसरे पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो शायद कांग्रेस के लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनके लिए भी एक सबसे बड़ी चीज है, ये बात तोहमत है कि आज देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिए, हजारों हजार जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उसके नाम या तो इंदिरा गांधी है, या वो इंस्टीट्यूशन का नाम राजीव गांधी है, या वो इंस्टीट्यूशन का नाम पंडित नेहरू पे है। उसमें बड़े देश के जो महानायक थे उसको क्यों भुला दिया गया? क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू जो बनाने में ये 70 साल के बाद गुजरात के लोगों को गौरव मिला है, जो आज पूरी दुनिया में वो एक सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में स्थापित है सरदार सरोवर डैम के पास। तो ये बात अगर कांग्रेस के लोग क्लेम करते थे रहे होंगे कि ये सरदार वल्लभ पटेल उनका है, उनके हैं, उनकी पार्टी का है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने में उनको पीछे होने का मतलब क्या था? मतलब एक परिवार को लेके, गांधी परिवार को लेके कांग्रेस को बनाने में कांग्रेस इस तरह से रच बस गई थी कि उनको सारे नेता छूट गए थे। सारे बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम के जो जननायक सब थे वो हाशिए पे चले गए थे, गुमनाम हो गए थे, जैसे निखिल ने बताया था। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव में आप ये देख रहे हैं कि उन गुमनायकों को फिर से याद करने की बात हो रही है, ये उन महानायकों के कंट्रीब्यूशन को देश सलाम कर रहा है। तो ये चीजें बताने के पीछे नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं कि उन सारे, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कस्बाई इलाका हो,
उन सारे उन जननायकों को सामने में लाया गया है। तो ये बात तो बतानी पड़ेगी कि इस देश के नेताओं ने शायद बेईमानी उनके साथ में की, जो उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए था। क्या वो सम्मान नेहरू जी को मिला, जो आजादी के 75 साल में आज आप राष्ट्रीय स्मारक के साथ में नेहरू? बिल्कुल, जननायकों को सामने लाने की बात करेंगे विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को ये जो दृश्य वो देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम युवा जो है प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर के प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस तमाम भीड़ का, इन तमाम लोगों का प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। जिस कनेक्ट की बात आप अभी कर रहे थे विनोद जी, वो कनेक्ट यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं अपने एक प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए, पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके सामने से गुजर रहा है तो वो उस क्षण को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते हैं। उनकी झलक एक अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। तस्वीरों का मोबाइल कैमरे से लेने का दौर है तो वो भी, उसमें भी वो पीछे नहीं हटते और तमाम जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री की तस्वीरें उतार रहे हैं। कुछ लोग सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं और फूल मालाओं से लगातार आप देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर किस तरह से फूल मालाओं से, एक तरह से कहा जाए तो लाद दी गई है। तमाम उसको बार बार जो दर्शक हैं वो जो सुरक्षा कर्मी उसको हटाते हैं, उसके बाद भी फूल मालाओं से उस पर उसको लाद दिया जाता है। विनोद जी, जब हम बात कनेक्ट करने की कर रहे थे तो साथ में ये भी कर रहे थे कि जब शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहे। शैलेंद्र, किस तरह से आप देख रहे हैं जो ये कनेक्ट प्रधानमंत्री का दिखता है और ये जो एक लंबी लाइन प्रधानमंत्री ने खींची है एक हर आम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, ये दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है? निश्चित तौर पर निखिल, दूसरी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री के रोड शो में आप जो ये भीड़ देख रहे हैं और लोगों के जो प्रफुल्लित चेहरे देख रहे हैं, ये किसी एक दिन का नतीजा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्षों के अथक मेहनत, जिसमें उन्होंने गुजरात को आगे ले जाने का काम किया बतौर मुख्यमंत्री और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से मार्गदर्शन करते रहे और एक जो कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से दिखाई देता है, चाहे वो जनसभाओं में हो या फिर रोड शो में हमने कल देखा और आज हम देख रहे हैं। और आज ही जब मैं एक जनसभा में मौजूद था पाटन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे और अपनी सभा को खत्म करने से पहले जब वो लोगों से कहते हैं कि आपने घर जाइएगा, लोगों को बताइएगा कि नरेंद्र भाई आया था, प्रधानमंत्री नहीं आया था, मतलब उनका अपना नरेंद्र भाई आया था और उनसे कहिएगा कि उनके अपने शहर अपने कस्बे में आया था। तो वो कनेक्ट दिखता है जब जनता उनके अभिवादन को स्वीकार करती है, जनता उनके संदेश को ग्रहण करती हुई नजर आती है। और जो बदला हुआ गुजरात है, जो बदलता हुआ गुजरात है, उसमें जो बीते 27 वर्षों की जो गुजरात की यात्रा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते। और शैलेंद्र, आपको मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। आप देखें कि कल भी हमने इस दृश्य को देखा था निखिल, कि जो भी उनके रोड शो की यात्रा के दौरान जो भी ऐसे समाधि हैं, ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, वहां प्रधानमंत्री रुकते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही एक दृश्य आज भी हम अभी देख रहे हैं कि अपनी इस यात्रा के दौरान वो रुके हैं, अपनी श्रद्धा सुमन उन्होंने महापुरुषों उनको अर्पित किया है और फिर अब ये सफर आगे बढ़ेगा। तो उस तमाम रास्ते में ये तो एक लोगों के लिए मौका तो है ही है, बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री को देखना, तस्वीरें कैद करना, लेकिन ये सम्मान भी है उन महापुरुषों का जो इस देश के, इस राज्य के निर्माण में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही। भले ही चुनाव की राजनीति चलती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की ओर से कि हम उन जननायकों को न भूलें जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जैसा हम थोड़ी देर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे थे। शैलेंद्र, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं और इस बात को जोड़ें कि ये जो रोड शो के दौरान इस तरह की बातें दरअसल हम चर्चा कर रहे थे, जिस कनेक्ट की हम बात कर रहे थे, इसी से बनता है शैलेंद्र। देखिए, ये जो कनेक्ट है ये दशकों की मेहनत का नतीजा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, जिस तरह से गुजरात के विकास की चिंता की, आज गुजरात में पानी उन जगहों पर पहुंचा है जहां पर शायद आज से 2 दशक पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब हम नर्मदा के पानी को कच्छ के अंतिम छोर तक पहुंचते देखते हैं, हमें देखते हैं कि उत्तर गुजरात में ऐसी जगहों पर पानी पहुंचा है जो एक तरह से रेगिस्तान जैसा इलाका कहा जाता था। तमाम उन समस्याओं को दूर करने का काम एक एक कर गुजरात में हुआ है। तो निश्चित तौर पर सड़कों पर वो कनेक्ट, जब आकांक्षी भारत, आकांक्षी युवा ये समझता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में विकास धारा को आगे बढ़ाया गया है, उससे उनको नए नए अवसर मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा कल जब प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और ये दर्शाता है कि जो हमारे जननायक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश के जो महान नायक, महान सपूत है, वो सबके हैं। और दरअसल उन्होंने जो जिन विचारों को आगे बढ़ाया, उन्होंने जिन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाया, उसको याद करने की जरूरत है, उसको लोगों को बताने की जरूरत है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति से आने वाले नायकों को जिस तरह से उनके बारे में देश दुनिया जान सके, उस पर शैलेंद्र ये बताएं, आप लंबे वक्त से गुजरात में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की सभाओं को आप कवर भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, अब हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि अब कल आखिरी दिन बचा है चुनाव प्रचार का। ऐसे में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन के जरिए, वो क्या किस तरफ इशारा करते हैं? और अभी एक और जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर भी निगाहें होंगी कि किन मुद्दों को छूते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस अंतिम हिस्से में, अब प्रचार के बिल्कुल अंतिम हिस्से में, कौन से मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि लोग उसे समझें, उसकी प्रासंगिकता को समझें? देखिए, सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में मुद्दे के तौर पर उठाते आ रहे हैं, वो गुजरात की जनता को ये बताने की कोशिश है कि देखिए, बीते 27 वर्षों में जो बदला है उसकी तुलना कीजिए 27 वर्ष से पहले कैसा गुजरात था, कैसे बीते दशकों में देश में बदलाव आया है। आज जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा का पूरा रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने आज पाटन की जनसभा में इस बात का जिक्र भी किया कि कई देशों की जो आबादी नहीं है, उतने तो 44 करोड़ बैंक खाते गरीबों के खोले गए हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से गरीब के कल्याण की चिंता की गई है, किस तरह से माताओं को धुएं न सहना पड़े उसके लिए गैस कनेक्शन दिए गए हैं, कैसे किसान सम्मान निधि के जरिए छोटे छोटे किसानों को, जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, उनको एक सहारा दिया गया है, कैसे यूरिया के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दामों का बोझ किसानों पर न पड़े उसकी दी गई है। तो वो जो एक बड़े मुद्दे हैं, इसमें गरीबों के कल्याण की चिंता की गई है, किसानों के कल्याण की चिंता की गई है, उसको बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में उठा रहे हैं। दूसरी बात, गुजरात को लेकर जो काम हुआ है, जो समस्याएं थी, माता बहनों को जिस तरह से पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता था, अब नर्मदा का पानी घर घर गांव गांव पहुंच रहा है, सिंचाई की सुविधाएं हुई है। हमने चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री को वो बहुत जोर शोर से उन मुद्दों पर बात करते देखा है। और ये भी कहा कि आज जो 20-21 साल के जो युवा हैं, शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि कितनी समस्याओं का सामना गुजरात में लोगों को करना पड़ता था आज से 2 दशक पहले, जिसका हल निकाला गया। जी शैलेंद्र, एक बात और, आप सिर्फ ये पहला चुनाव नहीं है गुजरात का, इसके पहले भी आप कई चुनाव गुजरात के कवर कर चुके हैं। हमारे दर्शकों से कैसे साझा करेंगे इस बार का जो चुनाव है, कितना अलग है, किन मायनों में अलग है? देखिए, 2 बहुत मूलभूत अंतर हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव से या पिछले 2 चुनाव से इस चुनाव में दिखाई देता है। पहली बात तो यह है कि हम कहीं कोई ऐसा मुद्दा, चाहे हम सौराष्ट्र में जाते थे या उत्तर गुजरात में जाते थे, तो कोई ऐसा शहर या कोई शहर में कोई ऐसा इलाका जरूर मिलता था जहां पर काफी सारे लोग इस बात को लेकर नाराज रहते थे कि उनके यहाँ पीने का पानी नहीं आता, और पीने का पानी घरों तक सप्लाई हो, आपूर्ति हो, पीने का पानी आसानी से मिले, ये एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई देता था। उस पर हम देख रहे थे कि राजनीति होती थी और उम्मीदवार उस पर मत मांगते नजर आते थे। वो समस्या हम देख रहे हैं तकरीबन पूरे गुजरात में हल हो चुकी है, और वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में नहीं है। कच्छ के कुछ इलाकों में जहां पर कुछ अभी बची कुची जगह है या कुछ इलाके हैं जहां पानी नहीं पहुंचा, वो जरूर कुछ लोग ये बात करते नजर आ रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है और अब वहां भी पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि कच्छ और भुज में पानी तमाम जगहों पर पहुंच गया। तो वो हम एक बड़ा अंतर देखते हैं
पीने की पानी की समस्या का मुद्दा इस बार के चुनाव में हम पूरे गुजरात में कहीं नहीं देखते, और सिंचाई के पानी की भी सुविधा हुई है तो उस पर हम कहते हैं कि वो मुद्दा इस बार तकरीबन खत्म सा हम देखते हैं गुजरात के चुनाव में। दूसरी बात यह है कि चुनाव दर चुनाव हम इस बात को बहुत प्रमुखता से देख रहे हैं कि गुजरात में न केवल शहरी इलाके के लोग बल्कि ग्रामीण इलाके के लोग ये मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से गुजरात में चाहे आप रात को कहीं भी चले जाएं, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन वो भावना और मजबूत हुई और उसको लोग बहुत प्रमुखता से बात करते हैं। गुजरात एक शांतिपूर्ण राज्य के तौर पर कोई यहाँ फसाद नहीं होता और एक ऐसा राज्य है जहाँ लंबे समय तक बीते दशकों में कह सकते हैं कि कोई ऐसा बड़ा काम बड़ा ऐसा शैलेंद्र इसी बात को आगे बढ़ाएं तो जैसा कि आप कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर दिया है कि जो आज पिछले 20-21 साल का जो पूरा पिछले शासन रहा है, जो युवा हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि कर्फ्यू क्या होता है, यानी इस तरह की शांति व्यवस्था जो है वहाँ पे कायम रही है और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है विकास की पूरी गतिविधि पे। विनोद जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कहा जाता है सेंट्रल गुजरात का ये इलाका है, अहमदाबाद उसका एक प्रमुख हिस्सा है, और इस सेंट्रल गुजरात या कहें मध्य गुजरात में 61 सीटें आती हैं और पिछली बार इन 61 सीटों में से 37 सीटें पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। लेकिन एक बड़ी बात बीजेपी के लिए ये थी कि कई सीटें ऐसी थी जहां जीत का जो मार्जिन है अंतर बहुत कम था, 12 सीटों पर तो 1% से भी कम था। आपको लगता है प्रधानमंत्री का जो ये कनेक्ट है, प्रधानमंत्री की जो पूरी कोशिश है वो इस तस्वीर को बदल सकती है बीजेपी के पक्ष में? अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा जो कुछ मुद्दों की बात बता रहे थे गुजरात में, मैं पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा उसकी एक भूमिका को अपने सामने में रखूं, लोगों के सामने में। तो ये अगर आज के इस चुनाव, आज के प्राइम मिनिस्टर की इस रैली को और प्राइम मिनिस्टर के जो अभी रोड शो है उसके साथ साथ और पॉलिटिकल पार्टी को आप मिला है, तो अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे जो पिछले एक महीने से जो आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे या मीडिया के एजेंडे में या बहस में, तो कहीं ये नहीं लगता है कि किसी मुद्दे पे यहाँ गुजरात पे ये इलेक्शन विपक्ष के लोग कर रहे हैं या उनके पास में एक बड़ा एजेंडा है जो बीजेपी के पास में नहीं है, या उनके पास में एक ऐसा करिश्माई कोई चेहरा मिल गया है जिसके कारण नरेंद्र मोदी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब ये सवाल है कि अब आप देखिए कि 10 गारंटी को लेके अरविंद केजरीवाल जाते हैं, उस 3 गारंटी जो उन्होंने पंजाब में दिया था वही सारी गारंटी का फेरिस्त लेके वो आज आम आदमी पार्टी अभी पूरी संघर्ष में वो वहाँ गुजरात में आप दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ देखिए कि वो एक तरह से जो है वो कॉपी करते हुए दिख रही है पार्टी की, जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से फ्री बिजली की बात कर रही हो या वो पेंशन देने की बात कर रही हो या बेरोजगार जो युवक है उनको 2000 भत्ते देने की बात कर रही हो, ये सारे चीज आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो आज ओपी अपने एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने एक तरह से घोषणा कर दी कि अगर ये गुजरात में अगर उनका शासन होता है और उनकी सरकार बनती है तो वो 1 चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो इस तरह के ये घोषणा करते हैं कि हम पाटीदार समाज से चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जी। आप ये जिस तरह का ये पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल वहाँ जो मुद्दे को समझा गया है और दिया गया है, तो आप कह सकते हैं वो भी कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो वहाँ पे चल रहा है अभी संघर्ष, वो एक तरह से विपक्ष हॉपलेस में है। वो कोई ढूंढ नहीं पा रहा है कि आखिर किस मुद्दे से, किन चीजों से नरेंद्र मोदी के इस अभियान को रोका जाए। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हम कौन सा। तो विनोद जी, जो आप कह रहे हैं, अगर समझे जो भाजपा दावा कर रही है कि इस बार वो 140 से 150 सीटें जीतेगी और दरअसल में 27 साल का सत्ता विरोधी या कहें कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, तो आप क्या यही कह रहे हैं कि दरअसल में जनता ये समझ रही है कि ये सरकार जो है और जो कोशिशें चल रही हैं उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि दूसरा विकल्प को देखने की जरूरत है? वो भी आपके ही सवाल को मैं अभी थोड़ा सा उसमें ये थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ूं, तो क्या आप ये मान रहे अपने हम लोगों ने ये देखा है कि कांग्रेस ने जिस तरह का ये प्रचार अभियान चलाया है, क्या कांग्रेस इस मामले में आश्वस्त